हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज से जो यूपीपीएससी है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 15 मार्च को होने वाला है, उसका टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, टेस्ट मिलते रहेंगे। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसका टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे। आज पहला टेस्ट है। आप अपने जो भी आपके ओपिनियन है, रिव्यू है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, मकर रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर है जो 2 बार कट करती है? इसका आंसर आएगा लिम्पोपो रिवर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो लिम्पोपो रिवर है, ये मिडल अफ्रीका की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये कहाँ पे जाके समाप्त होती है? हिंद महासागर में। जम्बेजी रिवर के बाद अफ्रीका की ये दूसरी सबसे बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी रिवर है जम्बेजी के बाद अफ्रीका की। इसको जो लिम्पोपो रिवर है, इसको घड़ियाल रिवर भी कहते हैं और यही रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको इसी तरीके से मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। जैसा आपका मीडियम है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस? एंड द आंसर इज लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ये सारे, एक तो प्रीवियस ईयर, चाहे 2013 का एग्जाम हो, 2019 में एग्जाम हो, या फिर आपका सिलेबस हो, उस सभी का एनालाइज करके करने के बाद ही ये टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये रेगुलर बेसिस पे करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स आइलैंड ये कहाँ लोकेटेड है? सेशेल्स जो गणराज्य है ये हिंद महासागर में स्थित है और ये 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ये हिंद महासागर में है और ये टोटल 115 आइलैंड्स का एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ये जो अफ्रीका मेनलैंड है, अफ्रीकन मेनलैंड से लगभग 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेडागास्कर, मेडागास्कर के ये उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में ये हिंद महासागर में है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? जो मानव शरीर में कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन? ये है विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। अभी जो कोविड का केस है उसमें विटामिन डी को माना जा रहा है, लेकिन जनरल साइंस की बात करें तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेट्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जो पेट्र फियाला है ये चेक गणराज्य के ही अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चेक गणराज्य कहाँ पे है? ये यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। देखिए, जो चेक गणराज्य है
इसके उत्तर पूर्वी सीमा पे उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पोलैंड है। वेस्टर्न साइड में चेक गणराज्य के क्या है, जर्मनी है। इसके सदर्न साइड में, चेक गणराज्य के सदर्न साइड में ऑस्ट्रिया है, और इसके ईस्टर्न साइड में स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया इसके ईस्टर्न साइड में। और आपने चेक गणराज्य का सुना होगा, इसकी राजधानी क्या है, प्राग। इसकी एक इंपॉर्टेंट है चेक गणराज्य की, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इट मीन्स इसकी किसी भी सीमा पर समुद्र या महासागर नहीं है, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। नए प्रधानमंत्री पेटर फियाला, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पत्रिका बैक टू गॉड हेड, ये किससे संबंधित है? वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो रेगुलर न्यूज़ वगैरह या जो चीज़ें फॉलो करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कॉइन इशू किया है 125 रुपीज़ का। 125 रुपीज़ का एक कॉइन इशू किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये 125वीं जन्म जयंती थी स्वामी प्रभुपाद की। स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जन्म जयंती पे 125 रुपीज़ का एक कॉइन इशू किया गवर्नमेंट ने। अब आपको स्वामी प्रभुपाद के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अमेरिका में जाके वहाँ पे सोशली काफ़ी ठीक नहीं थी वहाँ पे कंडीशंस। लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे, नशेड़ी वगैरह जो चर्ची है वहाँ के एक टाइम पे। ये उसके बाद गवर्नमेंट ने इन्हीं की मदद से, जो स्वामी प्रभुपाद है, इन्हीं की मदद से उन लोगों को ठीक किया। इन्होंने जो गीता है, गीता के अध्याय श्लोक वगैरह की मदद से उन लोगों को थोड़ा लाइन पे लेके आए, और वहाँ पे इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये इस्कॉन है, इसकी स्थापना की उन्होंने। और इसके बाद उन्हीं लोगों ने, जो पहले विद्रोह कर रहे थे, भटक गए थे, उन्हीं लोगों ने वर्जीनिया, अमेरिका, वहाँ पे एक नव वृंदावन की स्थापना की इन्हीं के नेतृत्व में। सो ये पत्रिका बैक टू जो गॉड हेड है, ये प्रकाशित करते थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन भगवत गीता का, ये संबंधित है इस्कॉन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। ये इस्कॉन है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कृष्णा कंसाइसनेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। आज लगभग इस्कॉन के डेली बेसिस पे लाखों लोगों को फ्री में खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं ये इस्कॉन वाले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से जुड़े हुए हैं ये लोग। निम्नलिखित में कौन सा गलत मिलान है? इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? देखिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए ताकि आपसे गलती नहीं हो। अब देखते हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, ये इनके हेडक्वार्टर के बारे में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जो भारतीय कृषि अनुसंधान है ये सही है, ये न्यू दिल्ली में ही है, ये गलत नहीं है। भारतीय खगोल संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, ये बेंगलोर में ही है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन मैं काफ़ी करवा चुका हूँ। जब UPHESC के टेस्ट सीरीज़ करवाई थी हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो UPHESC के चेक कर लीजिए। काफ़ी टेस्ट करवाए हैं, लगभग 40+ टेस्ट करवा रखे हैं यूट्यूब पे।
चैनल का नीचे नेम है, उस पर क्लिक करके वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे आपको। ये है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में ही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, ये नागपुर में नहीं है। देखिए ये कई बार बदला गया है, इसका जो हेडक्वार्टर है 1889 में, 1889 में इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, भारतीय मौसम विभाग का। बाद में कलकत्ता से इसका 1889 में कहाँ पे था, कोलकाता में था। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, शिमला कर दिया गया। और शिमला के बाद इसको कहाँ कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर पुणे कर दिया गया। और अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। सो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। यह आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है जो ना सिर्फ भारत बल्कि जो अंटार्कटिका में वहाँ पे इंडियन ऑब्जर्वेशन स्टेशन है उनको भी मॉनिटर करता है, IMD। निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, इनमें से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SDR। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। SDR को पेपर गोल्ड के रूप में जानते हैं क्योंकि हर 5 साल में जो IMF है, हर 5 ईयर के बाद में वो एक समीक्षा बैठक तय करता है और उसी में ही SDR 1969 में चलन में आया था SDR। इसकी हर 5 साल में IMF है जो समीक्षा करता है, इसको ही पेपर गोल्ड कहा जाता है। बुक टाइटल क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ये पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुक के ऑथर से, बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो जो भी चर्चा में बुक रहती है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल बुक हो या फिर किसी सोशल कोज के लिए हो, हमें पता होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। सभी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक है ये किस बारे में है, ये बुक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है उस पे केंद्रित है। आपको पता होगा ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी 2015 में लॉन्च की थी। कहाँ से लॉन्च की थी, ये लॉन्च की थी हरियाणा से, शायद सोनीपत से लॉन्च की थी, हरियाणा से। इसमें जो अब इस बुक की बात करें तो इस बुक में 25 सबसे बड़ी पहल हुई है इसको लेके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेके। जो 25 इम्पोर्टेंट पहल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, 25 जो इम्पोर्टेंट इसमें जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जो नवाचार पहलों से जुड़ी सफलता की कहानियां हैं। और ये बुक किससे संबंधित है, ये इस बुक को है लिखा है स्मृति ईरानी जी ने, जो अभी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। बाकी जैसे हम बात करें बाकी और ऑथर्स की, ऑप्शन की, तो जो सविता चावला है, सविता चावला की बुक कौन सी है, इनकी बुक है लीगेसी ऑफ लर्निंग, लीगेसी ऑफ लर्निंग, ये सविता चावला की बुक है। पारो आनंद इनकी एक बुक काफ़ी चर्चा में रही थी, ये बीइंग गांधी, ये पारो आनंद ने एक बुक लिखी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन इस हिसाब से बनाए हैं ताकि आपके जो चर्चा में बुक हैं वो कवर हो जाए। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप इसमें कोई
अपने रिव्यूज़ देना चाहते हैं, कोई आपको और इम्प्रूवमेंट या कहीं भी आपको लगता है, आप निसंकोच कमेंट कीजिए, डिस्कस कर लेंगे। चिल्ले चिल्लाई कला जो वर्तमान में अभी चर्चा में है, ये क्या है? देखिए, जो चिल्ले चिल्लाई चिल्लाई कला है, ये जम्मू कश्मीर में 40 दिनों की जो कठोर सर्दी वाले पीरियड है उसको लोकल भाषा में कहा जाता है। ये जब दिसंबर जनवरी में ये जो कश्मीर घाटी के ऊपर के इलाके उनमें बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी ठंड पड़ शुरू हो जाती है, तो यह माइनस में टेम्परेचर रहता है। और ये जो चिल्ले चिल्लाई है, ये एक्चुअली एक फारसी वर्ड है ये चिल्ले चिल्लाई, और इसका मतलब होता है बड़ी सर्दी। इस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर में डल झील है वो भी लगभग जम जाती है, इसीलिए ये वर्ड यूज में लिया गया है। और ये जो चिल्लाई कला है, इसके जो बाद के 20 दिन है, ये 40 डेज के बाद के जो 20 दिन है उनको चिल्ले चिल्लाई खुर्द बोला जाता है। और जो 20 दिन के भी बाद के जो 10 दिन है उनको चिल्ले चिल्लाई बच्चा के नाम से बोला जाता है। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 40, 20 एंड 10। ये चिल्ले चिल्लाई कला है, चिल्ले चिल्लाई खुर्द है, और ये बच्चा। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये इसलिए क्वेश्चन बनाया। वैसे भी जम्मू कश्मीर पूरे साल न्यूज़ में रहता है। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। ये जो टेलीविज़न है, इसके जो साउंड सिग्नल है उनकी बात हो रही है। ये साउंड सिग्नल होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं ये, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो मॉडर्न पनडुब्बीज हैं, जो मॉडर्न सबमरीन्स हैं, उनमें अभी इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा था एज कंपेयर टू और नेबर्स लाइक चाइना वगैरह। हमारे पास ज़्यादा मॉडर्न जो ये सबमरीन्स नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, उन्होंने, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 मॉडर्न सबमरीन्स की अभी बिड जारी की थी, और इसको जो ये इंडियन नेवी का प्रस्ताव था, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दी है। अब 6 मॉडर्न सबमरीन्स है जो ये इंडिया के पास जल्दी हो जाएंगी। इनमें कौन सा ईंधन प्रयोग में लिया जाता है? जो मॉडर्न सबमरीन्स है उनमें नाभिकीय ईंधन प्रयोग में लिया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल कहें या तो। ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा ए। इसके बारे में आप और पढ़िएगा कौन कौन सी पनडुब्बीज है, नहीं तो आने वाले टेस्ट में मैं और क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या नेसेसरी है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें हाइड्रेशन के थ्रू, प्रोडक्शन ऑफ अदर हाइड्रेट्स थ्रू हाइड्रेशन, ये जरूरी है इसके लिए। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको पता होगा, इसका केमिकल नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये ध्यान रखना आपको, CSH, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, एग्जाम में पूछते हैं कई बार। निम्नलिखित में से किस विटामिन का नाम सही सुमेलित है? इनमें से कौन से विटामिन का नाम सही से सुमेलित है, सही से मैच कर रहा है? अभी देखते हैं। विटामिन
B2 राइबोफ्लेविन, ये सही है। विटामिन B3 रिएजिन, ये सही है। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोला कोबालामाइन, ये भी सही है। देखिए सारे विटामिन बी के नेम हैं, ये सारे ही सही मैच कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ये जरूर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी सही से मैच है। कटल फिश किस समूह की सदस्य होती है? जो कटल फिश है ये किस ग्रुप की मेंबर है? ये कटल फिश है, ये थोड़े टाइम पहले चर्चा में थी। ये मॉल्स का जो ग्रुप है उसकी मेंबर होती है। देखिए ये जो कटल फिश है इसको क्या बोलते हैं? समुद्र फेनी भी बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? समुद्र फेनी। समुद्र फेनी भी बोला जाता है इसको। और ये चर्चा में इसलिए रहती है कि ये ऐसी मछली है जिसके जो ब्लड है इसका कलर या तो येलो होता है या ग्रीन होता है, नीला या हरा रंग होता है इसके ब्लड का। और ये एक ऐसी अनोखी मछली है जिसके बॉडी में 3 दिल होते हैं। और ये जब अटैक करती है किसी एनिमी पे, इसके जो एनिमी समझ के अटैक करती है, तो ये अ, गहरे रंग का एक स्मोक सा धुआं सा छोड़ती है। ये अपना कलर भी बदल सकती है, इसीलिए स्पेशल है। ये अभी चर्चा में थी थोड़े टाइम पहले। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, आप जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। बी इसका करेक्ट आंसर है। जेवीपी समिति 1948-49 में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी? देखिए ये जो जेवीपी समिति बनाई गई थी, ये इसमें 3 सदस्य थे इसके मेंबर। जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वी मीन्स वल्लभ भाई पटेल और पी मीन्स पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस कमेटी के मेंबर थे। ये 1948-49 में बनाई थी कि भाषा के आधार पे नए राज्यों की स्थापना के लिए बनाई थी। ये भाषा के आधार पे नए राज्यों की स्थापना के लिए बनाई थी। और इस कमेटी ने भाषा के आधार पे राज्यों के प्रस्ताव को नकार दिया था। हालांकि बाद में ये आंध्रा तेलंगाना का हुआ है, लेकिन जब ये कमेटी हुई थी जब ये नकार दिया था इस कमेटी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ये जो यूपीएससी के मेंबर हैं, एक तो आप यूपीएससी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, इनके वर्किंग फंक्शन का ये जो है ये आप जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे, पहले के पेपरों में पूछा गया है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ही अपना इस्तीफा देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? देखिए आर्म्ड रिबेलियन ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। पहले क्या है, इंदिरा जी के टाइम पे आंतरिक कलह इस तरीके का वर्ड था, और उसी का यूज करते हुए इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। बाद में इसको जो गवर्नमेंट थी बाद की, उन्होंने बदल के और इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, ना कि आंतरिक कलह। ये कब किया था? ये 44वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें किया है 1978 में।
ओंकारेश्वर खंडवा में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? यहाँ पे देखिए, ओंकारेश्वर खंडवा कहाँ पे है? ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर में जो गुफाएं स्थित हैं वो शंकराचार्य की गुफाएं हैं। सी इसका सही आंसर होगा। शंकराचार्य केव्स। हाल ही में किस देश ने बच्चों के साथ बलात्कार जैसे करने वाले दोषियों को आर्कटिक के ठंडे और वीरान जगह पर बनी जेल में भेजने संबंधी कानून बनाने की घोषणा की है? देखिए, यहाँ तो खैर पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन रशिया ने अभी क्या किया है? रशिया ने वहाँ पे पार्लियामेंट में एक काफ़ी कठोर कानून बनाया है, जिसमें जो भी ये रेप की घटनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको वहाँ, आपने सुना होगा साइबेरिया, वहाँ बहुत ठंडा है, साइबेरिया की खदानों में काम करने के लिए इन लोगों का यूज किया जाएगा और वहीं पे इनको जो भी सज़ा मिलेगी वहीं काटनी होगी, आर्कटिक में। ये रशिया ने किया है अभी। पांडु बंदरगाह जो हाल ही में सुर्खियों में है वो किस राज्य में स्थित है? जो पांडु पोर्ट है ये कहाँ पे है? अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है पोत परिवहन जलमार्ग आयुष मंत्रालय, इन्होंने घोषणा की है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, इसकी जल्दी शुरुआत हो जाएगी। ये है गुवाहाटी में, गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह है ये, आसाम में, आसाम में है ये, गुवाहाटी में। और ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि इससे क्या होगा, इसके बनने से जो नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 2, इसके जरिए जो ईस्टर्न कोलकाता है वो जुड़ जाएगा आसाम से। कोलकाता, ईस्टर्न कोलकाता आसाम से जुड़ जाएगा थ्रू नेशनल वाटरवे 2। और इसके बनने से क्या हो जाएगा, जब ये बनेगा, देखिए ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका बेस है ये, तो खैर ये इसलिए बनाया जा रहा है कि एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, हमारे बहुत सेंसिटिव एरिया है। चिकन नेक आपने सुना होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, एक अल्टरनेट रूट रहे आसाम से और बाकी जो इंडियन मेनलैंड है उसका। इसीलिए ये जोड़ा जा रहा है आसाम को कोलकाता से, ताकि एक वैकल्पिक मार्ग, वैकल्प तैयार रहे चिकन नेक सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसके लिए, जिसके जरिए जो ईस्टर्न रीजन है वो देश के जो अदर स्टेट्स हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आवागमन सस्ता और आसान भी हो जाए और स्मूथली चलता रहे। इसलिए ये बनाया जा रहा है पांडु पोर्ट है जो गुवाहाटी आसाम में। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? जो विडाल परीक्षण है, विडाल टेस्ट, ये किस डिजीज से रिलेटेड है? विडाल टेस्ट है ये एक ऐसी जांच है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? बारिश के, बरसात के मौसम में। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, जो टाइफाइड फीवर है ये इस मौसम में ज़्यादा फैलता है। और इस विडाल टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चले कि रोगी को टाइफाइड है या नहीं है। सो विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किया जाता है फॉर टाइफाइड। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए, फीफा के बारे में पढ़ लीजिएगा। फीफा 2022 कतर और फीफा 2026, ये इसकी मेज़बानी होगी
जो विश्व कप है इसमें पहली बार 26 में 48 देश हिस्सा लेंगे, 48 कंट्रीज। और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये फीफा का, इसने जो चूज किया है फीफा 2026 के लिए 26 में इसकी मेज़बानी करेंगे यूएस, कनाडा, मैक्सिको। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इसकी मेज़बानी करेंगे। फीफा 2022 कतर, फीफा 2026 यूएस, कनाडा, मैक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये किस सोशल रिफॉर्मर से एसोसिएटेड है? ये जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद से। देखिए ये चारों, दीज आर द पाथ्स ऑफ योगा। ये चारों जो है योगा है, योगा के पाथ है। ये स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। और स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका जो जन्म है ये 1863 में हुआ था, बंगाल में। एक 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं पहले भी एग्जाम में। जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइन, इतने डिग्री लाइन, सो 110 किलोमीटर लंबी जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वो कहाँ पे है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर में। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसकी जो टोटल लेंथ है 110 किलोमीटर है। सरक्रीक सभी जानते हैं, गुजरात, श्रीनगर भी। ये जो सक्सगम है ये आप, हो सकता है आप में से पढ़ा भी होगा, काफ़ी लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। और अगर जिनको डाउट है, सक्स ये गम कहाँ पे है? देखिए जब देश 1935 में क्या था, 1935 में ब्रिटिशर्स ने जो ये गिलगिट बाल्तिस्तान का रीजन है, गिलगिट बाल्तिस्तान का जो एरिया है ये दे रखा था एक एजेंसी को। गिलगिट बाल्तिस्तान में एक एजेंसी के पास था ये गिलगिट बाल्तिस्तान का एरिया है। जो बाद में क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, तो ये दे दिया गया, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उनको दे दिया गया। सो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। बाद में पाकिस्तानियों ने इसको इस पे कब्जा कर लिया। अराउंड अगस्त के 20-22 दिन बाद ही इस पे कब्जा कर लिया था उन्होंने। और अभी ये जो रीजन दे दिया है, ये दे दिया सक्सगम चाइना को। चाइना को दे दिया पाकिस्तानियों ने। ये रीजन है जो यहाँ पे ज़्यादातर आबादी है वो सिया मुस्लिम्स की है। कठपुतली सरकार बनती है लेकिन सिया मुस्लिम्स की आबादी है यहाँ पे। और आप बात करेंगे पीओके की, पीओके में जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है। जो यहाँ पे है चाइना का दमन रहता है। करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। मतभंगा रिवर किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मतभंगा रिवर है ये भारत में कृष्णगंज से होके गुजरती है। और ये नई नदी है जो बहुत सारे कई भागों में बटी हुई है। एक्चुअली ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। देखिए एक न्यूमूर आइलैंड करके वहाँ पे एक था पहले डिस्प्यूट रीजन, वो अब तो खैर विलुप्त हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको इसका डिटेल्ड पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, आप
ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ष 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, अभी जो रिसेंटली जो पद्म विभूषण आए 2022 के आए, इससे पहले कोविड की वजह से डिले हो गए थे। 2021 के जो पद्म विभूषण है ये दिए थे पूर्व प्रधानमंत्री जो जापान के हैं, शिंजो आबे, उनको दिया गया है पद्म विभूषण। 2021 के पद्म विभूषण ये 119 लोगों को दिए गए थे जो पद्म अवार्ड है। उनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को ये पद्मश्री दिया गया था। इनसे क्वेश्चन आता है, आप जरूर पढ़िएगा। अभी 2022 के भी कवर कर लेंगे आने वाले टेस्ट में। औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? औरंगजेब के खिलाफ जो बुंदेलखंड है उसमें विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? देखिए, वहाँ पे जो संत धार्मिक गुरु थे बुंदेलखंड रीजन में, उन्होंने शुरुआत की थी। पहले एक प्रभुराज या कुछ ऐसा नाम था उनका, उन्होंने शिवाजी को बनाया था पहले तो, और बाद में है जो उन्होंने ये छत्रसाल को, वीर जो छत्रसाल है, इन्होंने इनको बनाया, इनको तैयार किया औरंगजेब के खिलाफ। क्योंकि औरंगजेब का जब भी नाम आता है तो अत्याचार जुड़ा रहता है औरंगजेब के साथ। उसने बहुत अत्याचार किया था सभी लोगों पे, उसने धार्मिक भी बहुत अत्याचार किया लोगों पे। कई जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि उसके टाइम पे बहुत अत्याचार हुआ है। सो वीर छत्रसाल ने विद्रोह की शुरुआत की थी। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, और कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार तथा उससे संबंधित विषय के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मिसमैच हो रखा है? इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु पुरस्कार। ये सिनेमा और कला, ये सही नहीं है, ये मिसमैच हो रखा है। बाकी जो ऑप्शंस हैं सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी? गुप्त काल के टाइम पे मथुरा और वाराणसी, इन 2 नगरों की समृद्धि है ये चरम पर थी, मथुरा वाराणसी की। ये गुप्ता एराज की टाइम का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे, आप जरूर पढ़िएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पंप्स एंड कंप्रेशर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जो भारत पंप्स एंड कंप्रेशर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नैनी इलाहाबाद में। यह आज के टेस्ट फर्स्ट था। रेगुलर आपको टेस्ट करवाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।